हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के आगे के चैप्टर का रिवीजन। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने देखा था उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत का महान्यायवादी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में, संसद जिसमें लोकसभा राज्यसभा आता है इनके बारे में देखा था, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में देखा था, संसद की वित्तीय समितियों के बारे में देखा था जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति आते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में रिविजन कर लिया है। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग देखेंगे आपात उपबंध यानी कि आपातकालीन स्थितियों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, और राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में देखेंगे और न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो राज्यपाल के बारे में देखेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे, विधानसभा के बारे में देखेंगे, विधान परिषद के बारे में देखेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे और महाधिवक्ता के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ देखने वाले न्यायपालिका, तो उसमें क्या देखेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय को देखेंगे, उच्च न्यायालय को देखेंगे और अधीनस्थ न्यायालय को न्यायपालिका के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो बुक है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे जो है अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगले आने वाले जो वीडियो होंगे वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपात उपबंध के बारे में। तो आपात उपबंध के अंतर्गत जो है हम लोग आपातकाल के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, और ये जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है और किस भाग से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपातकाल जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल जो है 352 से लेकर 360 के बीच में जो है आपातकाल का उल्लेख मिलता है, और ये जो है भाग कितना के अंतर्गत आता है? तो भाग 18 के अंतर्गत जो है आपातकाल का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारत के संविधान में जो है राष्ट्र की एकता, प्रभुत्व और अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य से जो है एक अनोखी विशेषता का समावेश किया गया है, और इसके तहत जो है भारतीय संघ आपातकाल के समय में जो है संघात्मक से एकात्मक हो जाते हैं। यानी कि आपातकाल के समय में जो भारतीय संघ होता है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। और ये जो है आपातकाल, ये जो है किस भाग के अंतर्गत आता है? यानी कि पार्ट 18 के अंतर्गत आता है आपातकाल, और ये जो है आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में जो है आपातकाल का उल्लेख मिलता है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपातकाल का जो है ये जो है कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। और भारतीय संविधान को जो है कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और ये 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं? तो इसमें दिया गया है कि पहला आपातकाल जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या है? तो तीसरी है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 से रिलेटेड है। और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 356 से जो है राष्ट्रपति शासन रिलेटेड है। और वित्तीय आपातकाल जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 360 से जो है वित्तीय आपातकाल रिलेटेड है। ये सभी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके एग्जाम के बेसिस से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं तो राष्ट्रपति आपातकाल जो है, जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा है कि ये जो है आर्टिकल 352 से रिलेटेड है, यानी कि 352 से जो है राष्ट्रीय आपातकाल रिलेटेड है। और इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। और यदि वो संतुष्ट है कि स्थिति जो है बहुत गंभीर है और भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को निम्न कारणों से खतरा होने की संभावना है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है तब की जाती है, यानी कि जब युद्ध हो और बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र बल इसके अंदेशा होने से जो है होने में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और ये जो है 352 के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे पॉइंट क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 के आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह का कर दिया गया था। यानी कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था, इसमें जो है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर जो है सशस्त्र बल
का विद्रोह जो है कर दिया गया था, यानी कि आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह इसको कर दिया गया था। आगे राष्ट्रपति युद्ध का या आक्रमण के आधार पर भी ऐसी घोषणा जारी कर सकता है, यानी कि युद्ध या आक्रमण के समय आधार पर जो है ऐसी घोषणा यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है। आगे दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार जो है राष्ट्रपति ऐसी आपात की स्थिति घोषणा तभी कर सकते हैं जब कैबिनेट ऐसा करने के लिए जो है लिखित में सिफारिश करे, यानी कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कब करेगा, तो जब जो है कैबिनेट ऐसा करने के लिए जो है लिखित रूप से सिफारिश करते हैं तब राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं। और आपातकाल की ऐसी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत के साथ साथ 1 महीने के भीतर जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना होता है, यानी कि जो आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वो संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य जो होते हैं उनमें से कुल सदस्य होने के साथ साथ जो है 1 महीने के भीतर में जितने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत से जो है इसे अनुमोदित किया जाना होता है, और अन्यथा जो है उद्घोषणा का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उद्घोषणा जो की जाएगी वो जो है समाप्त हो जाएगा। आगे दिया गया है कि यदि आपातकाल की घोषणा के समय जो है लोकसभा भंग हो जाती है या सत्र में नहीं है तो इसे जो है राज्यसभा द्वारा 1 महीने के भीतर और बाद में जो है लोकसभा के द्वारा भी अपने अगले सत्र की शुरुआत के 1 महीने के भीतर जो है अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कि यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है अगर उस समय जो है लोकसभा भंग हो जाती है या सत्र में नहीं होगी तो इसे जो है राज्यसभा के द्वारा 1 महीने के भीतर और बाद में जो है लोकसभा के द्वारा भी अगले आने वाले सत्र की शुरुआत के 1 महीने के भीतर जो है अनुमोदित किया जाना होता है। आगे दिया गया इसमें एक बार जो है संसद के द्वारा अनुमोदित होने के बाद जो है आपातकाल उद्घोषणा की तारीख जो है 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है, यानी कि अगर संसद के द्वारा एक बार जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई है तो वो जो है 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। और यदि जो है इसे 6 महीने से आगे जो है बढ़ाया जाना है तो संसद के द्वारा जो है एक और पूर्ण प्रस्ताव पारित करना होता है, यानी कि अगर इसे 6 महीने से ज़्यादा के लिए अगर बढ़ाया जाना है तो इसके लिए जो है संसद के द्वारा एक और पूर्ण प्रस्ताव को जो है पारित किया जाएगा। और हमारे देश में जो है आय तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया जा चुका है, यानी कि आज तक जो है हमारे देश में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और पहला कब किया गया था तो पहला आपातकाल की घोषणा जो है वो चीन युद्ध के दौरान किया गया था, जिसमें जो कि हुआ था कब हुआ था तो 26 अक्टूबर 1962 को जो है जब चीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था तब जो है सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और दूसरी आपातकाल की घोषणा कब की गई थी तो पाकिस्तान के युद्ध के समय किया गया था, जो कि हुआ था 3 दिसंबर 1971 के बीच में जो है दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था, यानी कि पाकिस्तान युद्ध के समय यानी कि 3 दिसंबर 1971 को जो है दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था। और तीसरी बार कब लगाया गया था तो तीसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है 25 जून 1975 को लगाया गया था, यानी कि तीसरा बार जब आपातकाल लगाया गया था तो ये जो है कब लगाया गया था तो 25 जून 1975 को लगाया गया था। और किस लिए लगाया गया था तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है तीसरा आपातकाल लगाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में कि राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव हुए थे उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है यह है कि संविधान का संघीय रूप से जो है एकात्मक रूप में जो है बदल दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो है संविधान के संघीय रूप को जो है एकात्मक रूप में बदल दिया गया था और केंद्र का अधिकार जो है बढ़ गया था, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो है केंद्र का अधिकार बढ़ गया था और संसद जो है पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से के लिए जो है कानून बनाने की शक्ति ग्रहण कर लेती है और यहाँ तक कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में भी जो है अधिकार ग्रहण कर लेती है। और केवल जो है भारत के राष्ट्रपति राज्यों को यह जो है निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस तरह से राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो है राष्ट्रपति ही राज्यों को यह निर्देश जारी करेगा कि किस तरह से जो है राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है। आगे है इस अवधि के दौरान जो है यानी कि राष्ट्रपति शासन आपातकाल के दौरान जो है लोकसभा अपने कार्यकाल को जो है एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है, यानी कि आपातकाल के समय में जो है लोकसभा 1 साल के लिए ही जो है अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो है उद्घोषणा के बंद होने के बाद जो है इसे 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उद्घोषणा बंद होने के बाद जो है इसे केवल 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए इसे नहीं बढ़ाया जाएगा। आगे राष्ट्रीय आपात के समय में जो है हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो मूल अधिकार है वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित कर दिया जाता है। परंतु जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार यानी कि आर्टिकल 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 जो है आपातकाल में में भी जो है प्रभावी रहता है, यानी कि इसे जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 20 जो है किससे रिलेटेड है तो संरक्षण का अधिकार से रिलेटेड है और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है तो प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जो है अनुच्छेद 21 संबंधित है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है, लेकिन ये जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसे जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में भी प्रभावी रहते हैं। आगे दिया गया है इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि यदि जो है किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार जो है नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। यानी कि अगर कोई राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है तो उसके जो राष्ट्रपति होंगे उस राज्य के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। और राज्यों में जो है आपातकाल की अवधि जो है 2 माह की होती है, यानी कि राज्य में आपातकाल की अवधि कितने माह की होती है? तो 2 माह की होती है। और इससे जो है अधिक समय के लिए जो है संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि अगर 2 माह से अधिक के लिए आपातकाल की घोषणा करनी है तो इसके लिए जो है संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब यह जाके जो है 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है सिफारिश करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है कौन सिफारिश करता है? तो राज्यपाल के द्वारा सिफारिश किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राज्यपाल जो है केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। आगे है इसमें कि राज्यों में आपातकाल की अवधि जो है अधिकतम कि कितने साल तक होती है? तो राज्यों में जो है आपातकाल की अवधि जो है अधिकतम 3 साल तक हो सकती है। और सबसे पहले जो है कब लगाया गया था? तो 1951 ईस्वी में जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यानी कि सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन जो है कब और कहाँ लगाया गया था? तो 1951 ईस्वी में लगाया गया था और पंजाब में राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार लगाया गया था। आगे है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद जो है क्या क्या प्रभाव हुए थे उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है या फिर उन सभी कार्यों को जो है राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में जो है निहित कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है या उसे फिर निलंबित कर सकता है। और वह जो है संसद को राज्य विधानमंडल की ओर से कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन के बाद जो है वो जो संसद होते हैं वो जो है राज्य विधानमंडल की ओर से कानून बनाने के लिए जो है अधिकृत कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में, जो कि है हमारा तीसरा आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। और यह जो आपातकाल है वो तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख जो है खतरे में है, यानी कि जब देश की वित्तीय स्थिति जो है खतरे में होगी तब जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 360 के अंतर्गत की जाती है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है 2 महीने के भीतर में संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत करना आवश्यक होता है, यानी कि वित्तीय जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे जो है 2 महीने के अंदर में जो है संसद के दोनों सदनों से जो है स्वीकृति प्रदान करनी होती है। आगे है इस आपातकाल की अधिकतम जो समय सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि इसकी जो अधिकतम समय सीमा कितनी हो गई इसे जो है निर्धारित नहीं किया गया है तथा यह जो है भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग वित्तीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में। तो वित्तीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव हुए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, यानी कि इसके जो है यानी कि वित्तीय आपातकाल के बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, जिसमें जो है पहला पॉइंट दिया गया है कि केंद्र सरकार जो है वित्तीय मामलों के संबंध में किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है, यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के बाद जो है केंद्र सरकार वित्तीय मामलों के संबंध में जो है किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है। और राष्ट्रपति जो है राज्यों को सरकारी सेवा में सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते को जो है कम करने के लिए कह सकता है, यानी कि वित्तीय आपातकाल के बाद जो है राष्ट्रपति किसी भी राज्य के सरकारी सेवा में जो सभी या फिर किसी वर्ग के जो व्यक्ति के वेतन होते हैं या भत्ते होते हैं उसे कम करने के लिए कह सकते हैं। आगे है राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है पारित किए जाने के बाद राज्यों को संसद के विचार के लिए जो है संविधान विधेयक को आरक्षित करने के लिए कह सकता है। आगे राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए भी निर्देश दे सकती है, यानी कि वित्तीय आपातकाल के बाद जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इसके सहित जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं इनके वेतन और भत्तों के लिए जो है कटौती के लिए भी कह सकता है। और अब तक जो है भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसके बारे में देखेंगे। और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं और भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारतीय संविधान के भाग जो 6 है उसमें जो है अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक का जो अनुच्छेद है वो जो है राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, यानी कि कार्यपालिका से रिलेटेड कौन सा भाग है? तो भाग 6 है। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल
53 से लेकर के 167 के बीच का जो आर्टिकल है वो कार्यपालिका से संबंधित है। और राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और उसकी मंत्रिपरिषद होते हैं। यानी कि कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद होते हैं। और जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार जो है किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। यानी कि जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। और भारतीय संघ के सभी राज्यों में जो है सरकार जो है का एक ही प्रतिरूप है। यानी कि भारतीय संघ के जितने भी राज्य हैं उसमें जो है सरकार का एक ही प्रतिरूप है। और कुछ राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका हैं, तो कुछ राज्यों में जो है एक सदनीय विधायिका है। यानी कि कुछ राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधायिका भी है और कुछ राज्यों में जो है एक सदनीय विधायिका है। आगे संविधान का भाग 6 जो कि राज्य सरकार से संबंधित है, वर्ष 2019 तक जो है जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन यह जो है अब इस राज्य पर भी लागू होता है। यानी कि भाग जो 6 है जो कि राज्य सरकार से रिलेटेड है और ये जो है 2019 तक जो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, लेकिन यह जो है अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल से रिलेटेड कौन कौन सा आर्टिकल है और राज्यपाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है राज्यपाल के उपनाम के बारे में। तो राज्यपाल को जो है और किस किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यपाल को जो है राज्य का प्रमुख, कार्यपालिका और नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है। यानी कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य की कार्यपालिका भी राज्यपाल होता है और राज्य का नाम मात्र का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्यों के लिए जो राज्यपाल के लिए जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है कितना से कितना के बीच में तय किया गया है, तो अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक का जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले आर्टिकल 153 यानी कि 153 के बारे में। तो 153 जो है किससे संबंधित है, तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये जो है राज्यपाल से संबंधित है। यानी कि राज्यपाल जो होगा वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो आर्टिकल 153 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और भारतीय संविधान में जो है राज्यपाल से जुड़े प्रावधान जो है कनाडा से लिए गए हैं। यानी कि राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से राज्यपाल का प्रावधान लिया गया है। आगे है इसमें आर्टिकल 154 के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में होती है। ये जो है अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में क्या बोला गया है, तो राज्यपाल की नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर व मुद्रा सहित एक अधिपत्र में जारी करके जो है ये अधिपत्र विधानसभा में मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। इसके द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ये जो है आर्टिकल 155 में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आगे दिया गया है अनुच्छेद 156 के बारे में। तो अनुच्छेद 156 जो है किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की पदावधि और कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, इसके बारे में जो है बताया गया है आर्टिकल 156 में। यानी कि राज्यपाल की जो पद अवधि होगी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी, ये जो है आर्टिकल 156 में बताया गया है। और राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देगा, यह जो है आर्टिकल 156 में बोला गया है। और राज्यपाल जो है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। यानी कि राज्यपाल का जो पद अवधि होगा वो 5 वर्ष का होगा, ये जो है आर्टिकल 156 में बताया गया है। और राज्यपाल को जो है स्थानांतरित किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये सभी जो है आर्टिकल 156 में दिया गया है। और संविधान में जो है राज्यपाल को हटाना, पुनर्नियुक्ति आदि का वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि संविधान में जो है राज्यपाल को हटाया जाना, पुनर्नियुक्ति करना और इन सभी का वर्णन जो है इसमें संविधान में नहीं मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 157 के बारे में। तो आर्टिकल 157 जो है वो राज्यपाल की योग्यताएं और अहर्ताएं क्या क्या हैं उससे रिलेटेड है। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 157 में। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो ये है कि भारत का नागरिक होगा और इसकी जो आयु होगी वो 35 वर्ष की आयु जो है न्यूनतम होगी और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, तभी वो जो है राज्यपाल के लिए जो है योग्य माना जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 158 के बारे में। तो अनुच्छेद 158 में जो है शर्तों के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्यपाल के शर्तों के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि राज्यपाल जो है संसद या विधानमंडल की किसी भी सदन या सदस्य नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 158 के अंतर्गत यह बोला गया है कि राज्यपाल जो होगा वो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होगा। और वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होंगे और पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि पर निर्धारित की गई होगी। और राज्यपाल का जो वेतन होगा वो प्रति माह 3.5 लाख रुपया होता है। यानी कि 158 के अंतर्गत जो है वो राज्यपाल की शर्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो है राज्यपाल जो होगा वो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और ये जो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। वेतन भत्ते जो होगा इसके संचित निधि पर भारित होगा और इसका जो वेतन होगा वो प्रति माह
3.5 लाख होगा। इसका उल्लेख जो है 158 में किया गया है। आगे दिया गया है अनुच्छेद 159 के बारे में। तो 159 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 159 जो है वो राज्यपाल की शपथ से संबंधित है और उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में जो है वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। यानी कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश जो है अनुपस्थित रहेगा तो उसके बाद जो है जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ दिलाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 160 के बारे में। तो अनुच्छेद 160 किससे संबंधित है? तो कुछ आकस्मिकताओं में जो है राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन जो है वो 160 से संबंधित है। अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से जो है 161 संबंधित है और इसमें नोट दिया गया है कि राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है मृत्युदंड को माफ़ नहीं किया जा सकता है। आगे इसमें दिया गया है अनुच्छेद 162 के बारे में। तो अनुच्छेद 162 जो है वो किससे संबंधित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से जो है रिलेटेड है अनुच्छेद 162। इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है। तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 162 के अंतर्गत दिया गया है। और राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो राज्यपाल जो है निम्न नियुक्तियां करता है, यानी कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री का राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य का नियुक्ति करेगा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का नियुक्ति करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलापति की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और ये सभी जो है राज्यपाल की शक्तियाँ दी गई है। आगे है राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है विधानसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है और जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा में होते हैं। और राज्य विधानमंडल के सत्र को जो है आहूत करता है तथा 2 सत्रों के मध्य जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल के सत्र को आहूत करेगा, यानी कि बुलाएगा। सत्र को बुलाने का अधिकार जो होता है राज्यपाल को होता है। और ये जो दो सत्रों के जो बीच का जो अंतर होता है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, आगे दिया गया है अनुच्छेद 200 के बारे में। तो अनुच्छेद 200 जो है विधेयकों को पर जो है अनुमति विधानमंडल के द्वारा जो पारित विधेयक पर राज्यपाल जो है निम्न निर्णय ले सकते हैं। तो कौन कौन सा निर्णय लेगा राज्यपाल? तो सहमति दे सकता है, सहमति देने से मना कर सकता है, एक बार विधानमंडल को में जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और पुनर्विचार के बाद जो है सहमति देने को बाध्य होगा। आगे दिया गया है राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है विधेयक को आरक्षित रख सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है विधेयक को आरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 202 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से पेश होगा, यानी कि अनुच्छेद 202 के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है किसके नाम से पेश होगा? तो राज्यपाल के नाम से जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश किया जाएगा। किसके अनुसार है? तो आर्टिकल 202 के अनुसार है। आगे हम लोग देखेंगे राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य के बारे में। तो राज्यपाल के कौन कौन से कार्य होंगे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला कार्य दिया गया है, तो राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, यानी कि राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री तथा उनके सलाह से जो होगा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। आगे दिया गया है कि राज्यपाल जो होगा वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आगे है अनुच्छेद 168 में जो कि है राज्यों के विधानमंडल का गठन करेगा राज्यपाल। तो राज्यपाल के द्वारा जो है राज्यों के विधानमंडल का गठन किया जाएगा और ये जो है आर्टिकल 168 के अंतर्गत दिया गया है। आगे है राज्यपाल जो होगा विधानमंडल का सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है, यानी कि विधानमंडल का सत्र बुला सकता है और उसे जो है विघटित कर सकता है। कौन? तो राज्यपाल। और राज्यपाल जो होगा विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। आगे इसमें दिया गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है पारित विधेयक जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है, यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है पारित विधेयक जो होगा वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जो है अधिनियम बन जाता है। आगे इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 213 के अनुसार जो होगा वो राज्यपाल अध्यादेश जो है जारी कर सकता है, यानी कि राज्यपाल जो होगा अध्यादेश जारी करता है। ये जो है अनुच्छेद किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है कि राज्यपाल जो होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश जो कि 6 सप्ताह के भीतर जो है विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।
और यदि विधानमंडल जो है वो 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता जो है समाप्त हो जाएगी। यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा वो जो है 6 सप्ताह के भीतर में विधानमंडल के द्वारा जो है स्वीकृत होना चाहिए। अगर जो है 6 सप्ताह के अंदर जो है विधानमंडल के द्वारा जो है स्वीकृति नहीं दी जाएगी तो उस अध्यादेश को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो राज्य विधानमंडल के बारे में जो इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में जो है 168 से 212 तक का जो अनुच्छेद है वो राज्य विधानमंडल के विषयों से संबंधित है। यानी कि राज्य विधानमंडल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच का अनुच्छेद जो है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। और राज्य विधानमंडल का निर्माण जो है विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। यानी कि राज्य विधानमंडल का निर्माण किस किस से होता है, तो विधानसभा से होता है, विधान परिषद से होता है और राज्यपाल से मिलकर किया जाता है राज्य विधानमंडल का निर्माण। आगे जिस राज्य के विधानमंडल में केवल एक सदन होते हैं उसे एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है। यानी कि जिस सदन में जो है केवल एक विधानमंडल होगा उसे जो है एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है। और भारत जो है राज्यों का संघ है और इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें हैं। यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है और इसका तात्पर्य जो यह है कि यहाँ जो है एक केंद्र सरकार है और कई जो है राज्य सरकार है। और इसका आशय यह भी है कि संघ यानी कि केंद्र जो है राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यानी कि केंद्र जो होंगे वो राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। और वर्तमान में जो है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में जो है विधानमंडल है। यानी कि 28 राज्य में जो है विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। आगे दिया गया है कि 28 राज्यों में से जो है केवल 6 राज्यों जो कि है आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश, इसमें जो है द्विसदनीय विधायिका है। यानी कि 28 राज्य है जिनमें से केवल 6 में ही जो है द्विसदनीय विधायिका मिलती है। यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका मिलती है। और विधानसभा को जो है निचला सदन या लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। यानी कि विधानसभा को जो है निचला सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है और विधान परिषद को जो है उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का जो होता है विधानसभा का कार्यकाल होता है। और विधानसभा बनने के लिए जो है एक व्यक्ति को योग्यता जो होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, तो वह जो है भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर ली होगी उसने, तभी वह विधानसभा का सदस्य बन सकता है। उसका नाम जो है राज्य की मतदाता सूची में होगा और वह जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, अर्थात जो है किसी सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत नहीं होगा, तभी जो है विधानसभा का सदस्य बन सकता है। आगे दिया गया है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विधानसभा को भंग कर सकता है। यानी कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है और राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की सलाह से जो है कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे अध्यक्ष के बारे में। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, तो विधानसभा के सदस्य जो है अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं। पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यानी कि विधानसभा जो होंगे वो अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं और पीठासीन अधिकारी को ही जो है अध्यक्ष कहा जाता है। और अध्यक्ष जो होते हैं वो सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसकी कार्यवाही का संचालन करते हैं और वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है और सदस्यों को प्रश्न पूछने और बोलने की अनुमति देता है। यानी कि जो अध्यक्ष होगा विधानसभा का वो जो है कार्यवाही का संचालन करता है और सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं और सदस्यों को जो है प्रश्न पूछने और बोलने की अनुमति भी कौन देता है, तो अध्यक्ष देता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि वो जो है मतदान के लिए विधेयक प्रस्तुत करता है और मतदान के परिणाम की घोषणा करता है। कौन करता है, तो जो अध्यक्ष होगा वो जो है विधेयक प्रस्तुत करता है और मतदान के परिणाम की घोषणा करता है और उसके पास जो है विधानसभा के कामकाज को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने, मर्यादा बनाए रखने और सदस्यों को सवाल करने, महत्व के मामले, बजट और अनुदान पर बोलने की अनुमति देने के मामले में जो है इसकी प्रक्रिया को विनियमित करने की जिम्मेदारियां और शक्तियां होती है। किसके पास होती है, तो अध्यक्ष के पास होती है। आगे दिया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो है कम से कम 60 और अधिक से अधिक जो है 500 सदस्य होते हैं। यानी कि राज्य की विधानसभा में जो है कम से कम कितने सदस्य होते हैं, तो 60 होते हैं और अधिक से अधिक कितनी होती है, तो 500 सदस्य हो सकते हैं। और ये जो है अनुच्छेद 170 में बताया गया है। आगे दिया गया अनुच्छेद 332 के बारे में। तो अनुच्छेद 332 के तहत जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 332 के तहत जो है अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों को जो है विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त किया गया है। आगे दिया गया है कि विधानसभा की गणपूर्ति या कोरम जो है कुल सदस्यों का कितना भाग होता है, तो 110वां भाग होता है। यानी कि 1/10 भाग जो होता है वो विधानसभा की गणपूर्ति या कोरम की संख्या होती है। आगे है वित्त विधेयक जो है पहले विधानसभा में पेश किया जाता है और विधान परिषद जो होता है वो सिर्फ इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी कि जो वित्त विधेयक होगा वो पहले जो है विधानसभा में ही पेश किया जाता है
और विधान परिषद जो होता है वो सिर्फ इसे 14 दिनों के लिए रोक सकता है। आगे दिया गया है कि राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें जो है वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है इनकी संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो होगा विधानसभा की संख्या जो है वो है 403, और यहाँ पे जो है विधानसभा की संख्या सबसे ज़्यादा है। आगे हम लोग देखेंगे विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो होता है वो क्या होता है, तो विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और ध्यान रहे कि हर राज्य में जो है विधान परिषद नहीं होता, यानी कि विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, लेकिन जो है यह जो है विधान परिषद जो है हर राज्य में नहीं होता है। और बहुत कम राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसका अर्थ होता है कि उनमें विधायिका के 2 सदन है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल होता है बहुत कम राज्य में। 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसमें जो है विधायिका के 2 सदन होते हैं। आगे दिया गया है कि अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद के उन्मूलन और निर्माण का प्रावधान किया गया है, यानी कि विधान परिषद का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में मिलता है तो आर्टिकल 169 में जो है विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण करने का जो है प्रावधान दिया गया है। और जिस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, यदि उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से जो है और कम से कम 2/3 के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद जो है वह उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। और इस कार्य के लिए जो है राज्य की विधानसभा के जो उपस्थित सदस्य जो होते हैं वो मतदान करते हैं और उस प्रस्ताव को जो है संसद को जो है प्रेषित करते हैं। और विधान परिषद जो है वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में जो है विधान परिषद मौजूद है। और यहाँ पे जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। आगे दिया गया है कि संविधान के अनुसार जो है किसी राज्य की विधान परिषद में जो है सदस्यों की कुल संख्या जो होगी वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो किसी राज्य के विधान परिषद होंगे इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या जो होगी वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन यह संख्या जो है 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। और विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु जो होती है वो कितनी होती है, तो 30 वर्ष की आयु होती है। और विधान परिषद का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है विधान परिषद का निर्वाचन किया जाता है। आगे दिया गया है इसमें विधान परिषद की संरचना के बारे में। तो विधान परिषद की संरचना जो है किस प्रकार से की जाती है, तो इसमें दिया गया है कि विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद के 1/3 जो सदस्य होते हैं वो राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो 1/3 सदस्य होते हैं वो नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य जो स्थानीय निकाय होते हैं इसके सदस्य से मिलकर जो है जो बना निर्वाचन मंडल होता है उसके द्वारा चुना जाता है। आगे दिया गया 1/12 सदस्य का चुनाव जो है ऐसे निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक जो है राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थाएं यानी कि माध्यमिक विद्यालयों से नीचे नहीं में जो है अध्यापन में लगे हुए हैं, यानी कि 1/12 सदस्यों का चुनाव जो होता है वो ऐसे निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जिन्होंने जो है कम से कम कितने वर्षों तक, तो 3 वर्षों तक जो है राज्य के अंदर में शैक्षिक संस्थाओं जिसमें माध्यमिक विद्यालय से नीचे नहीं होता है इसके अध्ययन में लगे हुए हैं। आगे दिया गया है विधान परिषद के अन्य जो होते हैं 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है किया जाता है, यानी कि अन्य जो 1/12 भाग होते हैं सदस्य का जो चुनाव होता है ये जो है स्नातकों के निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है जो कि 3 वर्ष से अधिक समय पहले जो है पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं। आगे दिया गया शेष 1/6 सदस्य जो है होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि शेष जो 1/6 जो सदस्य होते हैं वो जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से जो है नियुक्त किए जाते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि विधान परिषद की बैठक जो होती है, बैठक की गणपूर्ति या कोरम जो होता है वो कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए, यानी कि 10% का सदस्य होना चाहिए, परंतु यह संख्या जो होती है वो 10 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम जो होगा वो 10% सदस्य होना चाहिए, लेकिन यह जो है 10 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो होगी वो 10 से कम नहीं होगी। और राज्य विधानमंडल के सत्र के बारे में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल की वर्ष में जो है कम से कम 2 बार बैठक होती है, यानी कि राज्य विधानमंडल में जो है कितने बार बैठक होता है, तो 2 बार होता है। और 2 सत्रों के बीच में जो है अंतराल जो होता है वो कितने महीने का से अधिक नहीं हो सकता है, तो 6 महीने से अधिक जो है इसके बीच का अंतराल नहीं हो सकता है। आगे दिया गया है कि राज्यपाल जो होगा वो
राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के सत्रों का आह्वान करता है, यानी कि विधानमंडल के सत्र का आह्वान जो होता है वो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है और उसका सत्रावसान करता है। यानी कि राज्यपाल जो होगा वो राज्य विधानमंडल का सत्र को बुलाएगा और उसका जो है सत्रावसान करता है, कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और वह जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या दोनों सदनों को संबोधित करता है। यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा के दोनों सदनों को संबोधित करता है। आगे हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा जो है अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आगे दिया गया कि विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो है किसको नियुक्त किया जाता है, तो विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उसको जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। आगे मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है, तो मुख्यमंत्री जो अपना त्यागपत्र देगा वो राज्यपाल को देता है। और यदि किसी दल को जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऐसी स्थिति में जो है राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यानी कि जब किसी दल को जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग जो है राज्यपाल कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आगे दिया गया है नोट, इसमें दिया गया है कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में कि मुख्यमंत्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो राज्य के प्रशासन का वास्तविक कार्यकारी होता है। यानी कि राज्य के प्रशासन का वास्तविक जो कार्यकारी होता है वो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। आगे मुख्यमंत्री जो होगा वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। आगे है मंत्रियों की नियुक्ति के समय जो है राज्यपाल को सलाह देना होता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो होगा वो मंत्रियों की नियुक्ति के समय राज्यपाल को सलाह देगा और किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहता होगा। यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहना होता है और मंत्रियों के विभागों में जो है फेरबदल करना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। और विधानसभा सत्र को बुलाने व भंग करने में जो है राज्यपाल को सलाह देना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। और मुख्यमंत्री जो है निम्न निकायों का सदस्य होता है। यानी कि किस किस का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, तो नीति आयोग के अधिकारी अधिशासी परिषद का सदस्य होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। आगे दिया गया है मुख्यमंत्री जो होता है वो निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है। तो कौन कौन से निकाय का अध्यक्ष होता है, तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा, सीएम सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होगा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और राज्य निवेश मंडल का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री होगा। आगे इसमें बताया गया है राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो राज्य मंत्री परिषद जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में जो है राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है और इसमें जो है राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान है और इसमें यह प्रावधान है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। यानी कि अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए जो होगा वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और सिवाय उस स्थिति के जब वह संविधान द्वारा आवश्यक होने पर अपने विवेक से कार्य करेगा। आगे बताया गया है मंत्रिपरिषद की अवधि के बारे में। तो संविधान के अनुसार जो होगा वो मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। यानी कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो किसके प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करेगा, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत में पद धारण करती है। और आगे दिया गया है राज्य मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री में मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री शामिल होते हैं। और मंत्री परिषद में से कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रिमंडल का गठन करती है। यानी कि राज्य मंत्रिमंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे है राज्य मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री आमतौर पर मंत्रिपरिषद के प्रमुख मंत्री होते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख मंत्री होता है वो कौन होता है, तो राज्य मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख मंत्री होते हैं।
आगे है इसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री करता है, यानी कि मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्रिमंडल का अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेती है, यानी कि मंत्रिमंडल जो होती है वो मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेती है और इसलिए जो है सभी मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों से बंधे होते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल जो होगा वो मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेता है और इसीलिए जो है सभी मंत्रिमंडल जो होंगे वो सभी मंत्री जो है मंत्रिमंडल के निर्णय से जो है बंधे होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे महाधिवक्ता के बारे में। तो महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है इसमें कि राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए जो है अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का प्रावधान मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 165 जो है वो महाधिवक्ता से संबंधित है और ये जो है किस लिए होता है, तो राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किया जाता है और महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, यानी कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। आगे इसमें बताया गया अनुच्छेद 177 के बारे में। तो अनुच्छेद 177 जो है वो किससे संबंधित है, तो इसमें दिया गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है, यानी कि अनुच्छेद 177 में यह कहा गया है कि महाधिवक्ता जो होगा वो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार है उसे, लेकिन वो उसे जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है, यानी कि महाधिवक्ता जो है किसके प्रसाद पर्यंत में पद धारण करता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत में पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करे, यानी कि ऐसा जो है पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो कि राज्यपाल के द्वारा अवधारित होता है। आगे हम लोग देखेंगे राज्य भारतीय न्यायपालिका के बारे में। तो भारतीय न्यायपालिका में क्या बताया गया है, तो भारतीय न्यायपालिका में जो है यह किससे संबंधित है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि किस भाग से रिलेटेड है और किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो भारतीय न्यायपालिका जो है वो भाग 5 के अध्याय 4 से रिलेटेड है और यह जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच का जो अनुच्छेद है वो भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान का जो भाग 5 है, यानी कि भाग 5 के अध्याय 4 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी कि भारतीय न्यायपालिका में जो है भाग 5 और अध्याय 4 में जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक का जो अनुच्छेद है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें आगे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, यानी कि स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। अब देखेंगे हम लोग न्यायपालिका, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो न्यायपालिका को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय और तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय जो है कितना से कितना के बीच में आता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में उच्चतम न्यायालय आता है और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में उच्च न्यायालय आता है और अधीनस्थ न्यायालय जो होगा वो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय जो होगा वो क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है इकहरी और एकीकृत है, यानी कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, तो इकहरी है और एकीकृत है और जिसमें जो है सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि सर्वोच्च शिखर पर जो होगा वो कौन होगा, तो भारत का उच्चतम न्यायालय होगा और उच्चतम न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में उच्चतम न्यायालय स्थित है। आगे इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो गठन संबंधी शक्तियाँ जो है भारतीय संसद को प्राप्त है, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियाँ जो है किसको प्राप्त है, तो भारतीय संसद को प्राप्त है। आगे इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय में जो होगा वो कितना मुख्य न्यायाधीश होगा, तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश जो होंगे वो कितने होते हैं, तो 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और प्रारंभ में जो है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी कि प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में जो होता था वो एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन अभी जो है वो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे बताया गया है वर्ष 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर जो है 33 कर दी गई थी, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़कर 33 कब हो गया था, तो वर्ष 2019 में हो गया था। आगे बताया गया है उच्चतम न्यायालय का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो अपने पद पर कितने वर्ष तक रह सकता है, तो 65 वर्ष तक रह सकता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो 65 वर्ष तक ही
अपने पद पर रह सकता है। आगे दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर जो है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन्हें जो है कदाचार और असमर्थता के आधार पर जो है संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 126 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 126 के बारे में। तो इसमें क्या दिया गया है, तो कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 126 में दिया गया है। अनुच्छेद 127 में क्या दिया गया है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 127 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 128 में क्या दिया गया है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 128 में दिया गया है। और अनुच्छेद 131 में क्या बताया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 131 के अंतर्गत बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में, कि उच्चतम न्यायालय का जो सदस्य न्यायाधीश जो बनेगा उसके लिए जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसके लिए पहला है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, तो वह जो है किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार जो है कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो तभी बन सकता है जब वो उच्च न्यायालय या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो पहले, तभी वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका है, तभी वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। आगे इसमें दिया गया राष्ट्रपति की नज़र में जो है कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, यानी कि जो न्यायाधीश बनेगा वो जो है राष्ट्रपति की नज़र में जो है कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तभी जो है उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। आगे इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उसके पद की शपथ जो है कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाई जाती है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो रिटायर होने के बाद जो है भारत के किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी अधिकारी के सामने जो है वकालत नहीं कर सकता है वो। और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर जो है दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली या फिर उसके अतिरिक्त जो किसी अन्य स्थान पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। और अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में जो है इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। और अपील के लिए जो है उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई है। यानी कि अपील करने के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये दिया गया है। आगे प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे, तो के जी बालकृष्णन जो है वो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। और फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। यानी कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। और अभी तक जो है महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में नहीं की गई है। यानी कि फातिमा बीबी जो थी वो पहली महिला न्यायाधीश थी, लेकिन अभी तक जो है महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं की गई है। आगे इसमें बताया गया है, आगे हम लोग देखेंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में। तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। ये जो है बताया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 129 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। और इसके जो है 2 निहितार्थ होते हैं। और इसके सभी निर्णयों और आदेशों को जो है देश के सभी न्यायालयों में एक उदाहरण के तौर पर चिन्हित किया जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय और आदेश होगा वो देश के सभी न्यायालयों में एक उदाहरण के रूप में जो है चिन्हित किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि की शक्ति होती है और उसके ये आदेश और निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों और विशेषकर उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो होता है विधि की शक्ति होता है और उसका जो आदेश होगा और निर्णय होगा सभी अधीनस्थ न्यायालयों और विशेषकर उच्च न्यायालय पर जो है बाध्यकारी होता है, यानी कि उसे जो है मानना पड़ेगा। आगे बताया गया अभिलेख जो होगा, अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को जेल भी भेज सकता है जिसने न्यायालय की अवमानना की है। यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की अवमानना की जाएगी उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है जेल भेजा जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार होते हैं क्षेत्र के, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है विशिष्ट क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ का दायरा है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और इसमें जो है पहला दिया गया है मूल क्षेत्राधिकार के बारे में। तो मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो मूल क्षेत्राधिकार का आशय होता है उन वादों से है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों में जाने से पहले सीधे विचार किया जा सकता है और संघीय संबंधों से जुड़े मामले सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं। और इसमें जो है निम्नलिखित मामले शामिल है। यानी कि मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि जो उन वादों से है जिन पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाने से पहले सीधे विचार किया जाता है और संघीय संबंधों से जुड़े मामले जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं। और इसमें जो है इस मामले में जो है बहुत सारे मामले शामिल हैं,
जिसमें दिया गया है एक तरफ जो है भारत सरकार है और दूसरी तरफ एक अथवा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद इसमें शामिल है। और एक तरफ जो है भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य होंगे और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो होता है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो होगा वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो होगा वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है और कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में जाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हालांकि जो है उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला जो है अपील हेतु उपयुक्त है, यानी कि उच्च न्यायालय को यह साबित करना पड़ेगा कि जो मामला वो लेकर गया है वो जो है अपील करने के लिए उपयुक्त है, तभी जो है वो मामला जो है अपील किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो यह जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया गया है और अनुच्छेद 143 के तहत संविधान जो होगा वो राष्ट्रपति के 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने हेतु अधिकृत करता है और विधि या फिर सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हो गया है या फिर जिसके उत्पन्न होने की संभावना है और किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौते, अनुबंध, सनद या फिर अन्य समान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में परामर्शी क्षेत्राधिकार लागू होता है। आगे इसमें दिया गया कि भारत का संविधान जो होता है देश की सर्वोच्च विधि है, यानी कि भारत का जो संविधान होता है देश के सर्वोच्च विधि होता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका व्याख्या और संरक्षक होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारतीय संविधान का व्याख्याता और संरक्षक होता है और यह जो है कार्यपालिका या संसद को संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने से रोकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो कार्यपालिका या फिर संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने से रोकता है और यह जो है सरकार की किसी भी ऐसी कार्यवाही की समीक्षा भी कर सकता है जो कथित या फिर कथित तौर पर मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है। आगे इसमें दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को जो है न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो ये शक्ति होती है उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की इस शक्ति के आधार पर ही इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है और इसे जो है स्वतंत्रता का विजेता और लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है स्वतंत्रता का विजेता और लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे उच्चतम न्यायालय के कार्य के बारे में कि उच्चतम न्यायालय के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि यह जो है देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो होता है वो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है और संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा उस पर जो है वो पुनर्विचार कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है और यह जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है और ये 5 प्रकार की रीट जो होती है वो कौन कौन सी होती है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, दूसरा है परमादेश जिसे मैंडेमस के नाम से जाना जाता है, तीसरा है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन है, चौथा क्या है? चौथा है ऑपरेशन यानी कि सर्टियोररी, पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो। ये जो है 5 प्रकार की रीटें दी गई है और इसमें आगे दिया गया है कि जब भारतीय न्याय पद्धति में जनहित याचिका लाया गया था तब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश थे और PIL की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से PIL की अवधारणा ली गई है। आगे इसमें नोट दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वर्ष 2015 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया था, यानी कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसे जो है 2015 ईस्वी में कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए जो है इसे रद्द कर दिया गया था तथा इसी के साथ जो है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम भी रद्द कर दिया गया था और शीर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु पुरानी कॉलेजियम प्रणाली लागू की गई थी, यानी कि जो है 99 संविधान संशोधन अधिनियम भी इसके द्वारा रद्द कर दिया गया था और शीर्ष जो न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण जो है वो के लिए जो है पुरानी कॉलेजियम जो प्रणाली थी उसे लागू किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में यानी कि हाईकोर्ट के बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि उच्च न्यायालय जो है राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है? तो उच्च न्यायालय होता है और संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में जो है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान मिलता है, यानी कि उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है वो किस भाग में है? तो भाग 6 में है। अध्याय कितना है? तो अध्याय 5 में दिया गया है और अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है 214 से लेके
231 के बीच में जो है उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। आगे है नोट, तो अनुच्छेद 232 को जो है निरस्त कर दिया गया है, यानी कि जो अनुच्छेद 232 है उसे निरस्त कर दिया गया है। अब आगे इसमें बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होगी वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत जो है एक ही न्यायालय जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकते हैं, यानी कि 214 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 231 में यह भी बताया गया है कि एक ही उच्च न्यायालय जो होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। आगे वर्तमान में जो है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय की संख्या है अभी वर्तमान में। इसमें दिया गया है आगे केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में जो है उच्च न्यायालय है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है केवल कहाँ पे है, तो दिल्ली में जो है उच्च न्यायालय स्थित है, और जो कि जनवरी 2025 तक अभी तक मतलब था। आगे इसमें बताया गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर जो है उच्च न्यायालय का गठन होता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे इसमें बताया गया है कि भिन्न भिन्न जो है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी अलग अलग होती है। आगे इसमें दिया गया है कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उसमें अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और अतिरिक्त न्यायाधीश जो होंगे वो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष के लिए किए जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए किए जाते हैं नियुक्त। आगे इसमें दिया गया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है योग्यताएं, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है कि वो जो है भारत का नागरिक होगा, और कम से कम जो होगा वो 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका होगा, तभी वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, अथवा जो है किसी उच्च न्यायालय या फिर एक से अधिक न्यायालयों में जो है लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा होगा, तभी वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य माना जाएगा। आगे इसमें दिया गया है आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है, और उच्च न्यायालय जो होगा वो इसके जो न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, तो 62 वर्ष होती है, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अवकाश कब ग्रहण करेगा, तो 62 वर्ष की उम्र में करता है। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, यानी कि जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाया जाता है। आगे है उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में जो है सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है, यानी कि उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में जो है सैन्य न्यायालय शामिल नहीं होता है, और राष्ट्रपति जो है किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकता के अनुसार जो है न्यायाधीशों की संख्या घटाई या फिर बढ़ाई जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय की भांति जो है कार्य करता है, यह बताया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यह जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत यह बताया गया है। आगे बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है, यानी कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उसे जो है वो भेज सकता है। आगे क्या दिया गया है, तो आगे इसमें बताया गया है आर्टिकल 217 के बारे में। तो अनुच्छेद 217 में क्या बताया गया है, तो इसमें दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां और पद की शर्तों के बारे में अनुच्छेद 217 के अंतर्गत बताया गया है। और उच्च न्यायालय के एक अपीलीय न्यायालय है, यानी कि उच्च न्यायालय जो है वो एक कैसा न्यायालय है, तो अपीलीय न्यायालय है, और इसके अंतर्गत जो है आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जो है यह सुनवाई कर सकता है। और अनुच्छेद 219 में क्या बताया गया है, तो न्यायाधीशों की शपथ या फिर प्रतिज्ञान का उल्लेख दिया गया है 219 में। आगे बताया गया भारत में सबसे पहले जो है 1862 ईस्वी में कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 3 जगह पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ये कौन कौन से हैं, तो कलकत्ता है, मुंबई है और मद्रास में जो है 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। और अनुच्छेद 226 के अनुसार क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 226 के अनुसार यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय जो होगा वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आगे इसमें दिया गया है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, जिसमें बताया गया है सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार के बारे में। तो ऐसे मामले में आवेदक सीधे जो है उच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार में जो है आवेदक जो होंगे वो सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और यह जो है ज़्यादातर विधानसभा मौलिक अधिकारों में के परिवर्तन और अन्य न्यायालयों के स्थानांतरण मामले से संबंधित मामलों के लिए लागू होता है, यानी कि मूल जो क्षेत्राधिकार होते हैं इसमें
ज़्यादातर जो है राज्य विधानसभा मौलिक अधिकारों में के परिवर्तन और अन्य न्यायालयों की स्थानांतरण मामले जो है संबंधित मामले जो है इसमें लागू होते हैं। आगे इसमें देखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है यह उन मामले से संबंधित है जहाँ पे लोगों ने जिला स्तर या फिर उस क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए फैसले की समीक्षा के बारे में जो है शिकायत की है। ये जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्राधिकार को जो है पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो न्यायिक क्षेत्राधिकार है पहला और दूसरा जो है वो है आपराधिक क्षेत्राधिकार। तो न्यायिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो है जिला अदालत आता है, नागरिक जिला अदालत आता है और अधीनस्थ अदालत के आदेश और निर्णय जो है इसमें नागरिक क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं। और आपराधिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो है सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश शामिल होते हैं। किसमें होते हैं, तो आपराधिक क्षेत्राधिकार में होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगला दिया गया है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के बारे में। तो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं, तो उच्च न्यायालय के पास जो है अपने क्षेत्राधिकार यानी कि सैन्य अदालतों या फिर न्यायाधिकरणों को छोड़कर इसमें जो है कार्यरत सभी अदालत और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति जो होती है वो होती है किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, तो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है। आगे हम लोग देखेंगे रीट क्षेत्राधिकार के बारे में। तो यह दिया गया है इसमें संविधान का अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा सहित रीट जारी करने का अधिकार होता है। यानी कि रीट क्षेत्राधिकार में जो है उच्च न्यायालय को जो है रीट जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें जो है कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है, तो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और 5वां क्या है, तो 5वां है अधिकार प्रेक्षा। ये जो है 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में। तो इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की तरह जो है उच्च न्यायालय में भी एक अभिलेख न्यायालय है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो था वो एक अभिलेख न्यायालय था, उसी के भांति जो है वो उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है और किसी राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए उस राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुकरण करने के लिए बाध्य होते हैं। और उच्च न्यायालय के पास जो है अपनी अवमानन या फिर अनादर के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी होती है। ये जो है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे। इसमें जो है स्थापना की वर्ष दी गई है, नाम दिया गया है और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है और पीठ या फिर खंडपीठ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग बम्बई के बारे में। तो बम्बई में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में की गई थी और इससे जो है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, तो बम्बई के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आता है महाराष्ट्र है, दादर और नागर हवेली है, दमन और दीव है और गोवा है। और इसमें पीठ के बारे में बताया गया है। तो पीठ जो है मुंबई में है और खंडपीठ कहाँ पे है, तो पणजी औरंगाबाद और नागपुर में खंडपीठ है। आगे हम लोग देखेंगे कलकत्ता के उच्च न्यायालय के बारे में। तो कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और यह जो है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें पीठ जो है वो कौन सा है, तो कलकत्ता है और खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। आगे हम लोग देखेंगे मद्रास के बारे में। तो मद्रास की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी उच्च न्यायालय की स्थापना। और यह इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं, तो तमिलनाडु और पांडिचेरी आते हैं। और इसका पीठ कहाँ पे है, तो चेन्नई में है और खंडपीठ कहाँ है, तो मदुरई में खंडपीठ है। आगे हम लोग देखेंगे इलाहाबाद के बारे में। तो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी और इसके जो क्षेत्राधिकार हैं वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और पीठ जो है इलाहाबाद है और खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ में है। आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1884 में की गई थी और इसके जो क्षेत्राधिकार हैं वो कर्नाटक में है और पीठ जो है वो बेंगलुरु है और खंडपीठ कहाँ पे है, तो धारवाड़ और गुलबर्ग में खंडपीठ दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे आगे दिया गया है पटना के बारे में। तो पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ पे है, तो बिहार में है और इसका जो है पीठ या फिर खंडपीठ कहाँ पे है, तो पटना में स्थित है। आगे दिया गया है गुवाहाटी के बारे में। तो गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे जो है पीठ जो है कहाँ पे स्थित है, तो गुवाहाटी में है और खंडपीठ कौन है, तो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर है। आगे दिया गया है उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ पे है, तो क्षेत्राधिकार जो है उड़ीसा में है और कटक में स्थित है। आगे है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार है राजस्थान और पीठ कहाँ पे है, तो जोधपुर है और खंडपीठ कहाँ है, तो जयपुर में खंडपीठ है। आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है और पीठ जो है जबलपुर में है और खंडपीठ कहाँ पे है, तो ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ है।
आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है केरल के बारे में। तो केरल में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुआ था और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो केरल और लक्षद्वीप में है और एर्नाकुलम में स्थित है। आगे है गुजरात के बारे में। तो गुजरात में उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार गुजरात है और यह जो है अहमदाबाद में पीठ और खंडपीठ है। आगे है दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में 1966 में स्थापना की गई थी उच्च न्यायालय की और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो दिल्ली है और दिल्ली में ही स्थित है इसका पीठ और खंडपीठ। आगे दिया गया है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी और हिमाचल प्रदेश में इसका क्षेत्राधिकार है और शिमला में इसका पीठ या फिर खंडपीठ स्थित है। आगे है पंजाब और हरियाणा के बारे में। तो पंजाब और हरियाणा में जो है 1975 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कौन कौन सा है? तो पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है और चंडीगढ़ में इसका पीठ और या फिर खंडपीठ स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी और ये जो है सिक्किम के क्षेत्राधिकार में आते हैं और इसमें जो पीठ है या खंडपीठ है वो कहाँ पे है? तो गंगटोक में है। आगे दिया गया है छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो छत्तीसगढ़ है और बिलासपुर में जो है इसका पीठ और खंडपीठ स्थित है। आगे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 2000 में स्थापित की गई थी उच्च न्यायालय की और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो उत्तराखंड में है और नैनीताल में जो है इसका पीठ या फिर खंडपीठ स्थित है। आगे झारखंड। तो झारखंड में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई थी, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी और झारखंड का जो क्षेत्राधिकार है वो झारखंड में है और इसका जो पीठ या फिर खंडपीठ है वो रांची में स्थित है। आगे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इसमें जो है सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 2013 में की गई थी और त्रिपुरा का जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में है। मणिपुर का कहाँ है? तो मणिपुर में है और मेघालय का कहाँ है? तो मेघालय में क्षेत्राधिकार है। और त्रिपुरा का जो है पीठ या फिर खंडपीठ कहाँ पे है? तो अगरतला में है। मणिपुर का कहाँ है? तो मणिपुर का जो है इम्फाल में है। मेघालय का कहाँ है? तो शिलोंग में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना में उच्च न्यायालय की स्थापना और आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जो होगा वो 2019 में हुआ था और तेलंगाना का जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश का क्षेत्राधिकार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना का जो पीठ या फिर खंडपीठ है वो कहाँ है? तो हैदराबाद में है और आंध्र प्रदेश का पीठ या खंडपीठ जो है वो अमरावती में है। आगे दिया गया है जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर या फिर लद्दाख, इसका भी जो उच्च न्यायालय की स्थापना है 2019 में ही हुआ था और श्रीनगर में इसका क्षेत्राधिकार है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे संयुक्त उच्च न्यायालय के बारे में। तो संयुक्त उच्च न्यायालय के बारे में इसमें बताया गया है। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बारे में है। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट है जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है। मुंबई हाईकोर्ट है जो कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन दीव के अंतर्गत आता है। केरल हाईकोर्ट है जिसमें केरल और लक्षद्वीप आते हैं। चेन्नई हाईकोर्ट है जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट है जिसमें पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार आता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट है जो कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में जो है अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है एवं अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान दिया गया है, यानी कि किसके अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में जो है अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है और जिला न्यायालय को जो है दो भागों में, दीवानी न्यायालय तथा आपराधिक न्यायालय के में जो है बांटा गया है, यानी कि जिला न्यायालय को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन है? तो दीवानी न्यायालय है और फिर आपराधिक न्यायालय जो है इसके अंतर्गत आता है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से जो है राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे है जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो उसे जो है जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि जिला न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किसे किया जाता है? तो जो कम से कम 7 वर्ष तक जो है किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता के रूप में रहा होगा उसे जो है जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये रिवीजन जो है कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के दूसरे चैप्टर को जो कि है स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।